നമസ്കാരം, ഭാരത് ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡൽഹിയിലെ ആം ആദ്മി സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയത്തിൽ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ CBI രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയുടെ ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളുമായി BJP രംഗത്ത്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ വൻകിട മദ്യലോബിക്കാരെ സഹായിക്കാൻ ചിലരെ തെരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നാണ് എക്സൈസ് നയം രൂപീകരിച്ചതെന്ന് BJP ഉന്നയിക്കുന്ന മുഖ്യ ആരോപണം. ഇത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കേസിൽ പ്രതിയായ വ്യക്തി മദ്യനയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. AAP സർക്കാർ എക്സൈസ് നയത്തിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവ്വം ചെറുകിടക്കാരെ ഒഴിവാക്കി ചിലരെ കുത്തകകളാക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ കോടികളുടെ കമ്മീഷൻ തുക ലഭിക്കുമെന്നും വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു. दिल्ली का जो था ये ब्रांड को अमनदीप ढाल है, उसके बाद आपका ये दीवान स्पिरिट वाला, इंडो स्पिरिट, महादेव वाले, ऐसे तो तुमने क्या बताया था, आप बता ही रहे थे कि दे ही रहे थे। देखो जी, हाँ ऐसा है, इंडो स्पिरिट वाला तो 100 करोड़ रुपए एडवांस देके बैठे थे। वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है। वो तो सबको ही बोलते थे कि जी, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है। भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आप, मैं मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे पास सारे व्हाइट में, ये तो कैश व्हाइट टू ब्लैक की कन्वर्जन भी होगी जिस जो कैश दे रहा है। क्योंकि अगर मेरे पास कैश पड़ा, मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट में वापस आता रहेगा। फिक्स धंधा, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है, उसने अमंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए। सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था ना कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने रुपए देने हैं, किसी को पैसे देने की हिम्मत ही नहीं है। अब हमारे पास कहाँ से आएंगे पैसे इतने? ऐसे ये महादेव लिकर है, वो महादेव लिकर ने भी इतने पैसे दिए, 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ में दिए भी है, इसके बिना धंधा भी नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवान स्पिरिट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था, तो उसने 30 करोड़ रुपए दिए। बस यही, ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो सिर्फ, ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख बंद करके भी पत्थर मारोगे, उसको भी पता है, हर आदमी को पता है बात। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा वाला तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कभी हुआ आज तक। तो अमंडल तो पंजाब में ही अभी अमंडल और एक अनंत वाइन्स, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमियों को दे दिया। कैसे दे दिया जी? आप मेरे को बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 L1 होते हैं। कंपटीशन क्या करता है? अगर एक दुकानदार ने या एक कस्टमर ने खरीदनी है, 6 दुकानें हैं, तो उसको तो फायदा ही मिलेगा ना। क्यों दी 2 आदमियों को? मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी ही क्यों करेंगे? आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कंपटीशन, कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है। आप बोल रहे हो, लोग कहते हैं कंपटीशन क्रिएट करो, आप कह रहे हो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दो। ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी, 2 आदमियों को सारा धंधा दे दिया। आज की डेट में अमंडल प्रिंट को और अनंत वाइन्स पंजाब में जिस भी रिटेलर का धंधा बंद करा सकते हैं। जिसको ना माल दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो बेचारा पैसे देके मर जाएगा। आप, और अच्छा आप इसमें मेरे से नहीं, पंजाब के किसी भी रिटेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा उससे पूछ लो। वहां भी सेम मतलब जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा? सब कुछ सेम है उसके अंदर। ये तो बोला हर तरह के पैसे लेने जाते थे। एफआईआर में तो आपका भी नाम है वैसे। अब मेरा नाम, मैं तो रिटेलर, मैं तो दिनेश अरोड़ा को जानता था। अब लोग मेरे को लोग दिनेश अरोड़ा बोलते रहते हैं, मेरा नाम अमित अरोड़ा है जी, अमित अरोड़ा। मैं दिनेश अरोड़ा नहीं हूँ। मेरे को कोई L1 का धंधा नहीं मिला, 1% का भी धंधा नहीं मिला। मेरे पास रिटेल का धंधा है जो मैंने हाई कोर्ट से मेरे को मिला है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से कोई जीत के लेके आया हूँ मैं। मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था। अब मेरा नाम डाल दिया, अब नाम डाल दिया तो मैं तो इंक्वायरी ज्वाइन कर ली है। मैंने तो एक भी मिस नहीं की। पॉलिसी बनाने में तो सारा काम जो है वो विजय नायर का था, समीर महेंद्रू का था, अमन ढल का था, मैडम चड्डा का था, और एक अरुण पिल्लई नाम का साउथ से। ये जो अमन ढल है वो ब्रिंडको है, और जो समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिकर है, और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्लई है। बनाया कितना होगा? अरे आप ऐसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया? 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर लिख दिया जी कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का, या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप, वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। ऐसा मतलब पूरे, ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होती है ना, पेटीएम बन गया जी 100
पेटीएम ने खोला और हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही थी। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया, मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएन को भी पता था कि क्या हो रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। ये तो हाई लगी है जी इनको सरेआम जो इन्होंने ये किया। अभी तो चर्चा भी चल रही थी ना, अब आप सोचो, का वैसे भी नहीं, पहले एक बात सोचो, वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले एक बात सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ का कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो 5 करोड़ का लाइसेंस हो। क्यों कर दिया? ताकि छोटा प्लेयर एग्जिस्ट ही ना करे। 10-12 लोगों ने बेचारों ने L1 लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटे प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती कभी पूरी, क्योंकि बिजनेस तो 80% के चला गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी वो नहीं कर, ताकि धीरे धीरे क्या हो कि सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस इन चारों के पास है। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। अल्टीमेटली तो यही प्लान था। गवर्नमेंट को वैट नहीं, गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिल रहे थे होलसेल से। ये चाहते थे बहुत सारी होलसेल हो। बहुत सारी होलसेल कैसे होगी? जैसे बाकी स्टेट्स ना, हरियाणा में बाकी स्टेट्स में कोटा फिक्स हो जाता है कि आपने मैंने बिड की, फीस की 200 करोड़ रुपए की, तो 200 करोड़ रुपए तक की एक्साइज का कोटा फिक्स्ड है। उसके ऊपर अगर मैं दारू खरीदता हूँ तो मेरे को फिर से पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज देनी पड़ती है। आज सर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1 रुपया 1% लगेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात का शोर मच रहा है ना, ये गुजरात में दारू कहां से गई है? ये गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। दिल्ली से? दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है जी, आप एक एनालिसिस कर लो, ऐसी कौन सी मार्केट बन गई दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बेटी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने की, वहां बिक रही 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एनालिसिस, अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो ये जो गुजरात का शोर में जाते हैं ना कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहां से जा रही है? गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से जा रही तो पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू कर दी। पंजाब का प्लान क्या है? पंजाब में भी सेम, पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 की का 10% कर दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% का, तो 12 की 10 कर दिया, बाकी तो सब कुछ सेम है। पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। आज जहां से नहीं जाती तो पंजाब से जा रही होगी। लेकिन ये जो दिल्ली को, ये क्या चाहते थे कि दिल्ली हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हब बन जाए, कि भाई सारी जगह जो दिल्ली से स्मगलिंग हो, सब जगह इनको तो अपने पैसों से मतलब है ना, होलसेल के। अगर कहीं से भी जाएगी तो इनको तो होलसेल के पैसे मिलेंगे 6%। ये जो 12% की ये थी कमीशन, उसमें 6% का था। ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, अमंडल, ये मैडम चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई। ये सब ने बैठ के पॉलिसियां बनाई और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला और सबको मार दिया। ठीक है, सारे L1 सिर्फ L1 के ऊपर पॉलिसी दी जा रही है। सिसोदिया तो इसमें बहुत बनाया हुआ सरकार ने, इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे भी 300-400-500 करोड़ पे तो बना ही लिया होगा। बाकी तो अब उसके सिवाय क्या किया भाई, इतना तो सबको इतना तो मतलब കോമൺ സെൻസ് की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। പഞ്ചാബ്, ഗോവ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിച്ച പൈസ AAP ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് BJP നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയം കമ്മീഷൻ നേടലാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് മദ്യനയമെന്നും BJP ഡൽഹി ഘടകം അധ്യക്ഷൻ ആദർശ് ഗുപ്ത, വക്താവ് സുധാൻഷു ത്രിവേദി എന്നിവർ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി വിട്ട് BJPയിലേക്ക് മാറാൻ MLA-മാർക്ക് 25 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണവുമായി പഞ്ചാബ് ധനമന്ത്രി ഹർഷൻ ചീമ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. പഞ്ചാബിൽ ഓപ്പറേഷൻ താമര നടപ്പാക്കാനാണ് BJP ശ്രമമെന്നാണ് ചീമ പറയുന്നത്. പഞ്ചാബിലെ AAP MLA-മാരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും വലിയ നേതാക്കന്മാരെ കാണാൻ അവസരമൊരുക്കുകയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഫോൺ കോൾ 10ഓളം MLA-മാർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. പഞ്ചാബിലെ ഭഗവത് മാൻ സർക്കാരിൽ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ ഉന്നത പദവികളും പ്രമോഷനും ലഭിക്കുമെന്നും MLA-മാർക്ക് വാഗ്ദാനമുണ്ടെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വീഡിയോ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പഞ്ചാബിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ AAP പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച തക്കതായ തെളിവുകളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടുമില്ല.
ഏതായാലും AAP സർക്കാർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനീഷ് സിസോദിയ അടക്കം പലരും ഇപ്പോൾ അഴിമതിയുടെ ആരോപണ നിഴലിൽ തന്നെയാണ്. അതിനിടെയാണ് കെജ്രിവാൾ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള AAP വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗുജറാത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അത് വൻ പരാജയത്തിലേക്ക് AAPക്ക് ഒരു രീതിയിലും അവിടെ ഗുജറാത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് വലിയ പരാജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.